गुड मॉर्निंग एवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सेशन। आज डेट है 20 सितंबर 2021। तो कल हमने बेसिकली फ्राइडे को मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, CNBC TV18 का ओनर कौन है, इससे रिलेटेड मेरा मेन ये था, उससे मीनिंग एक था कि इंडिया का इनका जो बिज़नेस है, पूरी यूनिट है, उसका ओनर कौन है। तो उसका बेसिकली आपने काफ़ी सारे लोगों ने सही आंसर दिया आपका कि रिलायंस या फिर मुकेश अंबानी आप कह सकते हैं, वो उनका ओनर है आपका। मैं बेसिकली यहाँ पे पॉइंट जो रखना चाह रहा था वो आपके सामने ये था कि क्या होता है कि CNBC TV18 एक बिज़नेस चैनल है, तो इसके ऊपर काफ़ी सारी कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन, कंपनीज़ ने क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं वगैरह वगैरह ऐसे आता है। और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ, जैसे राकेश झुनझुनवाला है या और भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, तो उनके साथ आते रहते हैं। तो ये चैनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप कहीं पे किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है चैप्टर, कि उसके जो बड़े टॉप जो लोग हैं वो इसके ऊपर CNBC के ऊपर आके क्या बोल रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में, वो सब इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसमें क्या होता है कि सिंस ये रिलायंस ही ओन करता है, तो जब ये रिलायंस के बारे में बताते होंगे, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, क्या मुझे बिजनेस आपके बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं है जो मना करेगा। मेहुल चोकसी तक भी मना नहीं करेगा। तो आपका जो है, इसी वजह से रिलायंस इसको ओन करता है, तो रिलायंस के बारे में कुछ बाइज्ड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली इसमें एक लॉ ने एक रूल निकाला हुआ है कि आप डिस्क्लेमर चला दें, कि आप जिस भी अगर कंपनी कॉर्पोरेट हाउस के अगर आप ओनर है, बेसिकली आप वो आपका ओनर है, तो अब अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं तो एक डिस्क्लेमर चलाना पड़ेगा। पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसका आपको क्रॉस चेक करना ज़रूरी है, और आप मेरे को इसके लिए अकाउंटेबल ना होल्ड करें अगर आप अपने जो आपका ओनर है उसके कॉर्पोरेट हाउस के बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो बेसिकली मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको अगर आप CNBC देखते हो तो ये सब कुछ ना समझें, क्योंकि काफ़ी सारी बार ये डिस्क्लेमर उनको चलाना पड़ता है, क्योंकि रिलायंस की बात चलती रहती है। तो ये हमने जो है पूरा समझ लिया। अच्छा, आज का एक और क्वेश्चन है कि आपका बायजूस अगर आपको नहीं पता तो बायजूस बहुत ही बड़ी कंपनी बनती जा रही है। एक स्टार्टअप था, ये एडुटेक स्टार्टअप था, पर अब ये एक मल्टी मिलियन के आसपास कंपनी पहुंच गई है। बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि तो इन्होंने आकाश को अक्वायर कर लिया है। आकाश आपको सबको पता ही है, आकाश एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है पूरा, उसको पूरा अक्वायर कर लिया है। वाइट हैट जूनियर जो बेसिकली इनकी कोडिंग वगैरह का प्लेटफॉर्म है पूरा, जिनके एड्स वगैरह आपने बहुत देखे होंगे, तो वो बेसिकली वो भी अक्वायर कर लिया बायजूस ने पूरा। और एक और एक्विजिशन जो सबसे मेजर है वो है टॉपर। टॉपर एक बेसिकली वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको होमवर्क वगैरह की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप अकेडमिक्स में थोड़ा बहुत भी हैं तो आपको ये पता होगा टॉपर के बारे में। और ऐसी और 8 कंपनीज़ को उन्होंने अक्वायर कर लिया। मैंने एक लिस्ट शेयर की थी आप ग्रुप के ऊपर, मैं वापस से शेयर कर दूंगा आज। तो बेसिकली इस तरह से अब इसके अंदर आपको पता लगाना है कि बायजूस के अंदर मेजर इन्वेस्टर्स कौन है, ये आपको पता लगाना है, नीचे बताना है आपको कमेंट में, और मैं उसको कल बताएंगे कल कि आपका सही था आंसर या नहीं था। तो आगे चलते हैं। US फेड मीट टू डिक्टेट मूड ऑन दलाल रेट। बेसिकली बहुत बेसिक्स न्यूज़ है। इसके अंदर क्या हुआ है कि आपका यूएस फेड का बेसिकली, जैसे इंडिया के अंदर आपका RBI है ना, इंडिया के अंदर RBI इज सेंट्रल बैंक इंडिया का एक, हर कंट्री का एक ही होता है। तो इंडिया में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपका जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। तो बेसिकली आप समझ होंगे फेड का मीनिंग यहाँ पर यही है। पर यहाँ पे फेड मीट क्या है, फेड की बेसिकली जो ये फेडरल रिजर्व बैंक है पूरा, इसकी एक फेडरल मीटिंग होती है, जिसके अंदर आप एक तरह से इंडिया का जैसे बजट सेशन होता है ना, वैसा आप मान सकते हैं कि पूरी इकोनॉमिक के अंदर इकोनॉमी US की कैसे चलने वाली है, क्या इनका इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, वो मेन सबसे ज़्यादा डिसीजन होता है इसका। तो वो बेसिकली ऐसे जो है कुछ कुछ डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस के अंदर लिए जाते हैं। ये मीटिंग साल में 8 बार ऑर्गेनाइज की जाती है। हालांकि बजट सेशन से काफ़ी अलग बात होती है, मैंने ऐसे ही बोल दिया, बट एक सेंस देने के लिए मैंने बोला यहाँ पर। ये 8 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं ये पूरे थ्रू आउट द ईयर। अब इसके अंदर क्या है कि ये मीटिंग ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि US से हर कोई ट्रेड करता है। अगर हम कुछ कंट्रीज़ को छोड़ दें तो जो सब बड़ी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया ऑब्वियसली, तो सब कुछ ना कुछ इंपोर्ट करती हैं, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करती हैं, और कुछ ना कुछ इनसे इम्पैक्ट पड़ता है दूसरी इकोनॉमीज़ के ऊपर। और US वैसे भी आपको पता है कि काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो इससे क्या है, बेसिकली 2 दिन की ये मीटिंग होने वाली है, जैसे आप पहली लाइन के ऊपर देख सकते हैं। तो इस 2 दिन की मीटिंग में जो भी इंटरेस्ट रेट वगैरह पॉलिसी निकालेंगे, पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी निकालेंगे, इसके अंदर वो जो है डिक्टेट करेगी मूड ऑन दलाल सीट।
दलाल शीट मैंने आपको पहले ही बताया, दलाल शीट का बेसिकली मीनिंग होता है इंडियन स्टॉक मार्केट, कि ये जो भी आपका डिसीजन निकालेंगे उससे इंडियन स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली मैं आपको बता दी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया या ओवरऑल सारी इकोनॉमीज ही कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डिपेंडेंट हैं यूएस की इकोनॉमी के ऊपर। तो ये हमने समझ लिया। निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस इन 2021, तो ये बेसिकली मुझे नहीं पता कि यहाँ पे बेसिकली क्यों दे दिया। दलाल स्ट्रीट का यहाँ पे मेंशन था शायद इसलिए, निफ्टी के यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस बता रखे हैं कि एक साल के अंदर अंदर निफ्टी के जो सबसे लोएस्ट रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, मतलब सबसे कम जिन्होंने रिटर्न दिया है, तो उन शेयर होल्डर्स का यहाँ पे बताया हुआ है, उन स्टॉक्स का यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे मारुति सुजुकी ने माइनस में रिटर्न दिया है और 3 मंथ्स के अंदर भी नेग्लिजिबल रिटर्न है, 1% रिटर्न और नेग्लिजिबल होता है। रेडीज लैब और आपके इन्होंने भी नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, हीरो मोटोकॉर्प ने भी नेगेटिव दिए हैं एक साल के अंदर अंदर। तो ये आप देख सकते हैं बेसिकली आईटीसी ने सबसे ज़्यादा इनके अंदर कम दिए हैं, तो आईटीसी ने 10%, 13% आपके ईयर टू डेट और 3 मंथ में दिए हैं रिटर्न। वाईटीडी मतलब ईयर टू डेट, यानी कि पिछले एक साल के अंदर अंदर। तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। मैं आपको इसमें मेन न्यूज़ यही थी, यूएस फेडरल मीटिंग जो होने वाली है, जो साल में 8 बार होती है, तो वो एक इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। इंटरेस्ट रेट बेसिकली वो होता है कि जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट में जो आपको मिलता है वो इंटरेस्ट रेट, और आपका लोन आपको कितने में मिलता है वो इंटरेस्ट रेट जनरली। तो बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट जो है, इसकी वजह से काफ़ी ग्लोबल मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है, और दलाल शीट पे जो यहाँ पे लिखा है वो बेसिकली इसका मतलब है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप जो है ट्रैक भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ईटी मार्केट्स के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड, तो आप उनको देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा मार्केट, ये जो मीटिंग हो जाती है बेसिकली टुमारो बिगिन होएगी, यानी कि आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे चलने वाली है। तो थर्सडे के आसपास हमारे आ जाएंगे रिजल्ट्स इसके, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो हम देख सकते हैं रिफॉर्म बूस्ट, मैंने आपको काफ़ी कल बताया भी था कि लास्ट वीडियो में बताया था कि काफ़ी सारे नए रिफॉर्म्स, एक सीरीज़ आई है बेसिकली, कि ये मैंने आपको जैसे बताया था कि आपका बैड बैंक बन गया, पूरा बैड बैंक मतलब कि जो बैड डेप्ट को परचेज कर लेगा वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली 3 जो उस दिन आए थे आपके पीएलआई स्कीम का था, एक और टेलीकॉम पैकेज है, ये 3। तो मैंने आपको कल इसका बताया भी था पहले जब हम ये आया था पूरा पेपर के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि रिफॉर्म्स की वजह से क्या क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ सकता है, और रिफॉर्म को पूरा समराइज़ करके बेसिकली इन्होंने बताया हुआ है। ये इकोनॉमिक टाइम्स ऑलरेडी खुद ही ये पूरा प्रिपेयर किया है, और आपको जो है इसमें ये वाला मैंने जो टिक मार रखे हैं वो मैंने आपको पहले बताया है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रिपील, बेसिकली ये आपकी जो के इन इंडिया वाला टैक्स था उससे रिलेटेड है, मैंने आपको पहले बताया भाई। एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट का मैंने आपको अभी बताया था, जब एयर इंडिया का पूरा केस समझा था मैंने आपको। जब लास्ट में क्या हुआ था कि पहले तो जो केस था वो हो गया, अब जो हमें डिसइन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए हमें नया रूल कुछ निकालना पड़ेगा, वो इसके अंदर न्यूज़ था। और अगर मैं आपको अभी बताऊँ तो टाटा ने इसके अंदर एक बिडिंग लगा भी दी है, हमने शायद कवर किया था, शायद नहीं किया था, मुझे याद नहीं है, बट टाटा ने एक बिडिंग लगा भी दी है एयर इंडिया को परचेज करने के लिए। और अगर इससे इंटरेस्टिंग मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं, तो एयर इंडिया जब डेवलप हो रहा था, तो एयर इंडिया बेसिकली सबसे पहले JRD टाटा ने ही बनाया था, मतलब जो जमशेदजी रतन जी टाटा हैं उन्होंने ही बनाया था, और जो है फिर गवर्नमेंट ने उनसे ले लिया था, नेशनलाइज हो गया था उसको 1929 के अंदर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले JRD टाटा ने बनाया था, इसीलिए इनको आपका पियोनियर ऑफ एविएशन बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने एविएशन के अंदर बहुत सारा काम किया। आपका JRD टाटा इन्होंने बनाया था, फिर ये नेशनलाइज कर दिया गया था बैंक, ये जो कंपनी है 1929 के अंदर। शायद आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं भी दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा 1929 के अंदर इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी कि उसकी पब्लिक ओनरशिप हो गई थी। फिर वापस से जब उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टाटा ही पहली बिडिंग लगा रहा है, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि टाटा के हैंड्स में वापस से चले जाए। तो हमने ये देख लिया पूरा। अब इसके अंदर क्या है कि ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया, आगे चलते हैं। टेलीकॉम पैकेज बेसिकली क्या है कि आपका जो टेलीकॉम सेक्टर है बेसिकली मेनली वी मतलब वोडाफोन इंडिया जो है, वो आपका रिसोर्सेज उसको कुछ ना कुछ मिलते रहें ताकि वो अपना सस्टेनेंस चला सके किसी तरह। PLI स्कीम मैंने डिस्कस कर लिया था कि PLI आपका पता है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, कि आप एक लिमिट से ऊपर प्रोडक्शन करते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये हमने देख लिया था, ऐसे ही बाकी भी पढ़ सकते हैं। और हमने ये देख लिया था न्यू बैड बैंक मतलब वही है कि आपके बैड डेब्ट्स को परचेज करेगा और आपको इंस्टेंट कैश मिल जाएगा जो बैंक्स हैं उनको। ये हमने सारा जो है देख रखा है। अब बाकी जो मैंने टिक नहीं किए हुए या जो मैंने नहीं बताए हुए वो पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेसिक हैं, और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, मतलब इतने वो है कि इससे कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। आईफोन मेकर्स क्लोजिंग इन ऑन फाइनेंशियल ईयर 2022 PLI टारगेट्स। बेसिकली आईफोन मेकर्स का मतलब यहाँ पे एप्पल इनकॉर्पोरेटिव, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी आपकी। इसके अंदर क्या हुआ है, हमने अभी देखा है PLI स्कीम ये यहाँ पे देखा था, ये रहा। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, मैं आपको एक बार नीचे भी इसका मेंशन है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक मान लेते कंपनी जो है प्रोडक्शन करती है 100 यूनिट्स का,
उसको गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 100 तू बनाती है तो है ही, तो एक काम कर कि 150 बना, और 150 बनाएगी ना तो अगर इससे ऊपर बनाएगी तो हम तेरे को इंसेंटिव देंगे, यानी कि कुछ टैक्स में बेनिफिट हो सकता है कि देखो सेल करने के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर तू 150 यूनिट से ऊपर बनाएगी, या ऐसा कुछ है। या फिर मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है कि देखो मैं लेट से 200 रुपीज़ पर यूनिट मैं एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, या फिर आप सब्सिडी कटवाने वाला हूँ, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। तो इस तरह से आपका जो है आईफोन मेकर्स ने भी आपके क्लोजिंग बना मतलब पूरे कंप्लीट के लिए फाइनेंशियल 2022 के PLI टारगेट्स, तो ये हमने समझ लिया। अब फॉक्सकॉन विंस्टन हैव रैम्ड अप एप्पल हैंडसेट आउटपुट, पिगाट्रॉन येट टू स्टार्ट प्रोडक्शन। बेसिकली पिगाट्रॉन और ये जो आपको दूसरे नाम दिख रहे हैं दो, फॉक्सकॉन और विंस्टन, ये बेसिकली एप्पल के लिए प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन इन्होंने करी और इन्होंने फाइनेंशियल 2022 के PLI टारगेट्स में क्लोजिंग लगा दी, मतलब कि बेसिकली कर दिया, अचीव कर दिया। और अब ये जो है आपका पेगाट्रॉन जो है वो तो अभी स्टार्ट करेगा प्रोडक्शन हालांकि, तो हमने देख लिया। तो बेसिकली ये भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसके अंदर एक फिगर बता रखी है कितना कितना इनको पढ़ना था वगैरह वगैरह। एप्पल शेयर ऑफ मेड इन इंडिया आईफोन हैज इंक्रीज टू 76% नाउ फ्रॉम 17% इन 2018। तो बेसिकली ये है कि आपका कितने आईफोन्स इंडिया के अंदर बिक रहे हैं, उसके अंदर से 76% मेड इन इंडिया हो गए हैं, अब 17% हुआ करते थे 2018 में, क्योंकि सीधी सी बात है तब तो कुछ ऐसा था ही नहीं मेड इन इंडिया वाला जो अभी कैंपेन चल रहा है मोदी गवर्नमेंट का। Pegatron may take time to start its India manufacturing due to pandemic related hiccups। तो बहुत बेसिक न्यूज़ है कि आपका पैंडमिक की वजह से जो इनके ऊपर बर्डन आ रहा है उसकी वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहे और बाद में स्टार्ट करेंगे आपके कुछ। अब इंडियाज आईफोन एक्सपोर्ट्स नाउ एट 5% फ्रॉम जीरो अ कपल ऑफ ईयर्स अगो। बेसिकली अब आप समझ सकते हैं कि आईफोन में हमने अपने लिए तो बना ही रहे हैं, मतलब मेड इन इंडिया तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो 5% एक्सपोर्ट हो गया, जीरो था। सीधी सी बात है अगर यहाँ पे बन ही नहीं रहा तो जीरो ही होएगा। तो इस तरह से एप्पल शिपमेंट्स टू टच 4 to 5 मिलियन इन 2021 एज पर स्मार्टफोन मार्केट ट्रैकर्स। बेसिकली बहुत बेसिक बात है कि आपका 4 to 5 मिलियन में ये जो फिगर थी 5% वाली वो कन्वर्ट होकर 4 to 5 मिलियन में बन गई है। तो हमने जो है पूरा देख लिया। आईफोन 13 सीरीज टू सेट टू बी लॉन्च इन इंडिया अलॉन्ग विद डेवलप्ड मार्केट्स। तो ये बेसिकली और एप्पल जो आपका 13 आपने जिसका लॉन्च देखा होगा शायद यूट्यूब के ऊपर, या आपने कुछ उसकी रिव्यूज़ वगैरह देखे होंगे, तो उसका लॉन्च काफ़ी सारे मार्केट्स के साथ इंडिया के अंदर भी हो जाएगा। बेसिकली इस पूरी न्यूज़ के बैकग्राउंड में ये है कि आपका आईफोन एप्पल जो है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमने पूरा देख लिया और ये आधे पेज के ऊपर पूरे लेनोवो सर्विसेज के ऐड हैं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। और इसके बाद चलें तो प्योर सेशन, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं आती है, 2 पेजेस के ऊपर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ आती है, तो हम इसको 2 पेजेस को स्किप कर देते हैं। और आपको इस न्यूज़ से रिलेटेड आपको एक बात अभी भी याद रखनी चाहिए जो मैंने आपको पहले बताई भी थी, लखनऊ इलेक्शंस। बेसिकली क्या है कि लखनऊ के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आपकी बीजेपी गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजंस रोल आउट कर सकती है जो आपके लखनऊ के मतलब बेसिकली लखनऊ के लिए हों, बट पूरे इकोनॉमी के अंदर उसको बेनिफिट मिले। तो ये हम देख सकते हैं। अब कंपनी फर्स्ट प्रॉफिट के सेक्शन, इसके अंदर 2-3 न्यूज़ है आपकी, ये कवर करते हैं। ई कॉमर्स कंपनीज बिगेस्ट स्पेंडर्स ड्यूरिंग फर्स्ट लेग ऑफ IPL 2021। तो अगर आपको कल नहीं पता तो कल आपका IPL 2021 आपका ये शुरू हो चुका है। ये आपका इसमें क्या होता है कि IPL के अंदर आपको सबको पता है कि एड्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जो प्लेयर्स की जर्सी से ले करके जो पूरे बैनर्स वगैरह लगे होते हैं, टीवी में एड्स आते हैं, सब कुछ मिला करके ये सब कुछ एडवर्टीजमेंट इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है। IPL ने पहले दिन के उसमें 2950 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट्स की डील करके हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें पहले दिन की डील्स हैं, मतलब ये जैसे वीवो है आपका, तो वीवो ने पूरे सेशन के लिए मतलब पूरे जो IPL जब तक चलेगा जब तक के लिए आपके टीवी एडवर्टीजमेंट्स की पेमेंट कर दिया। तो बेसिकली इस तरह से आपके 2950 करोड़ का टोटल टीवी एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू बना है IPL का। और ब्रांड हैट्रिक बेसिकली इसके अंदर बताया है कि कौन से ब्रांड सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ये आपको आई होप दिख रहा होगा। वीवो, मैं एक क्लियर कर देता हूँ पहले, वीवो अमेजोन प्राइम वर एट द टॉप ऑफ रिकॉल हायरार्की, मतलब कि सबसे ज़्यादा वीवो और अमेजोन ही प्राइम, अमेजोन का प्राइम वाला जो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है, तो बेसिकली वो आपका सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पर रिकॉल हो रहा था। रिकॉल का बेसिकली मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा एड्स यही कर रहे थे। दिस वॉज फॉलोड बाई ड्यूरेबल्स ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, दिस इज टाटा नेक्सॉन था व्हीकल, उस ऐसे जो चीज़ें हैं आपकी वो इसके बाद थी। और ड्रीम 11 तो सबसे बड़ा ही है, मतलब आपको पता ही है कि ड्रीम 11 तो हर प्लेयर की चेस्ट वाला जो मतलब पूरी जर्सी होती है उसके ऊपर छपा होता है। फूड डिलीवरी ब्रांड्स लाइक स्विगी इंजॉयड हाई रिकॉल, बेसिकली इस तरह से। अच्छा, हमने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि जोमेटो के एड्स इस बार नहीं चले, जबकि पिछले बार देखेंगे तो चल रहे थे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, मैंने नोटिस किया तो मैंने आपको बता दिया। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फैंटेसी गेम एप्स वॉज ऑब्जर्व ड्यूरिंग IPL।
बेसिकली ये है कि आपका फैंटेसी गेमिंग ऐप्स जैसे कि ड्रीम 11 वगैरह वगैरह, तो ऐसे गेमिंग ऐप्स सीधी सी बातें तो बढ़ नहीं है, ये कोई यहाँ पे मेंशन करने की बात ज़्यादा नहीं है। और ये हवस मीडिया ग्रुप ने ही ये रिपोर्टिंग की है। हमने पहले भी इसका एक आर्टिकल पढ़ा था जब इन्होंने यहाँ पे आया, मतलब इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आया था। इम्पोर्टर्स मेकर्स ऑफ कोविड रिलेटेड आइटम्स अंडर NAA लेंस। बेसिकली बहुत बेसिक न्यूज़ है कि आपकी कोविड रिलेटेड आइटम्स जो हैं NAA के लेंस में आ गए। अच्छा, NAA क्या करता है, क्या है, ये हमें समझना ज़रूरी है। NAA मतलब आपका नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, ये हमने समझ लिया। ये मतलब नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो बेसिकली काम समझ में आना चाहिए। बेसिकली क्या होता है GST के अंदर, अगर आपको नहीं पता, मैं पे एक बार आपको थोड़ा GST का सिस्टम समझाता हूँ। थोड़ा ब्रीफ में समझाऊंगा, ऑब्वियसली मतलब काफ़ी बड़ा हो जाएगा। GST में क्या होता है बेसिकली आपका कि आप अगर एक जगह पे कर देते हैं टैक्स, उसको आपका ITC बोल सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब अगर आप कहीं पे टैक्स पे कर देते हैं, टैक्स उसके ऊपर, किसी भी गुड के ऊपर, तो आपको उसका आउटपुट मिल जाता है। ये क्या हुआ बेसिकली, अगर आप जैसे अगर आप पेट्रोल परचेज़ करने जाते हैं तो पेट्रोल परचेज़ में आपको आपके ऊपर GST लगता है। तो GST आपने मान लेते हैं 100 रुपीज़ का GST दिया है यहाँ पर। तो जब आपका मतलब अगर आपका बिजनेस है तो आपको एट द एंड जाके GST पे करना पड़ेगा। तो GST पे करने के लिए अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या है कि आपको जो ₹X का GST आपने पेट्रोल के ऊपर दिया, वो आप अपने बिजनेस के GST में से माइनस कर सकते हैं। बेसिकली इसका आपको इनपुट मिल जाता है। तो ये ITC था आपका। ITC आपको आउटपुट दे देता है। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आउटपुट टैक्स डेबिट भी बोल सकते हैं आप, नहीं तो सिर्फ आउटपुट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर ये बेसिकली आपको आउटपुट मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली काफ़ी सारे लोग इसका ब्रीच करने लग जाते हैं कि वो फालतू में फेक बिल्स बना देते हैं, फेक चीज़ें बना देते हैं और आउटपुट उसका क्रेडिट लेने लग जाते हैं। बट वो जाके आपका जो NAA के लेंस के अंदर चले जाता है। NAA मतलब आपका यही मॉनिटर करता है पूरा सेक्शन कि GST का आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला सिस्टम है, तो उसको मॉनिटर करता है बेसिकली पूरा, कि उसके अंदर आपका कोई ब्रीच तो नहीं कर रहा, कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो बेसिकली यही सब आपका NAA करता है। अब यहाँ पे सॉरी अब यहाँ पे जो आपको समझ गए होंगे कि इम्पोर्टर्स और मेकर्स जो हैं कोविड रिलेटेड आइटम्स के, जो आपकी वैक्सीन है, आपके मास्क वगैरह हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, तो ये सब जो बेड्स वगैरह हैं, ऑक्सीजनेटेड बेड्स या हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं, तो वो आपके NAA के लेंस के अंदर चले गए कि बेसिकली इन्होंने पैंडेमिक के टाइम पे कुछ कुछ GST का ब्रीच हो सकता है कि किया। जब NAA अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, इनके ऊपर चार्जेस दे देगा, तब हमें पता चलेगा। तो ये हमने देख लिया पूरा। अब ये जो हमारा कवर्ड है, अब आगे चलते हैं ET मार्केट्स के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। बट आज क्या है कि अगर मैं आपको बताऊँ तो मंडे टू फ्राइडे आपके मार्केट्स ओपन रहते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपके मार्केट्स ओपन रहते हैं और आपके सैटरडे संडे क्लोज रहते हैं, तो वापस से मंडे को ओपन होने होते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि सिंस सैटरडे को भी क्लोज है मार्केट और संडे को भी क्लोज है, तो जो फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइसेस थे, फ्राइडे को बेसिकली 3 बजे के आसपास दिन में क्लोज हो जाता है मार्केट, और इन पाँचों ही दिन मतलब मंडे टू फ्राइडे 9:15 के आसपास ओपन होता है मार्केट, अगर आपको नहीं पता। तो बेसिकली क्या है कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग प्राइसेस रहते हैं, तो उनके बारे में सब इन्फॉर्मेशन आपके सैटरडे के न्यूज़पेपर के अंदर आ जाती है। हालांकि वो बहुत कम होती है क्योंकि सैटरडे के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो फिर भी पर जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है कि क्लोजिंग प्राइसेस कितने इस वीक में कितने रहे, कितने कितने बढ़े, जैसे इस वीक में रिलायंस कितना बढ़ा, टाटा कितना बढ़ा, एट्सेट्रा, ये ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है या कुछ और भी है, तो वो आपके सैटरडे के अंदर आ जाती है। संडे के दिन आपकी बहुत ही बेसिक न्यूज़ आती है कि आपका मतलब जो आपके बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं फील्ड्स के, उनके उनके इंटरव्यूज़, उनके आर्टिकल्स, वो सब आता है। तो मंडे के लिए कुछ बचता नहीं है यहाँ पर। मतलब अगर हम स्टॉक प्राइसेस वगैरह की बात करें तो मंडे के दिन आपकी फाइनेंशियल न्यूज़ इस एस्पेक्ट के अंदर कम हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि ET मार्केट्स के अंदर आपकी कम इससे रिलेटेड न्यूज़ आएंगी। हालांकि फिर भी जो है हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। बैंक स्टॉक्स में सी फर्दर अपसाइड इन नियर टर्म। बैंक स्टॉक्स आप समझ होंगे कि आपका HDFC बैंक का है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, एट्सेट्रा। तो ये सब जो बैंक्स हैं आपके, पब्लिक भी और प्राइवेट भी, तो इनका बेसिकली ये आपकी फर्दर अपसाइड देख सकते हैं, यानी कि फर्दर बूम देख सकते हैं इनके प्राइसेस के अंदर इन द नियर टर्म, मतलब कि बेसिकली कुछ टाइम के अंदर अंदर ही। तो ये हमने देख लिया है। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली इसके अंदर एक इंडेक्स चलता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो निफ्टी आपने सुना होगा, निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज़ हैं इंडिया की, उसके अंदर आपका अभी आप 75 यूनिट्स के आसपास परचेज़ कर सकते हैं। और आपका बैंक निफ्टी के अंदर क्या होता है कि बैंक निफ्टी एक निफ्टी वालों ने बनाया, NSE ने बनाया। इसके अंदर 12 बैंक्स लिए उन्होंने टॉप। इसके अंदर पब्लिक बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों हैं, आपके एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, यही सब, ICICI बैंक वगैरह सब हैं इसके अंदर, SBI वगैरह भी।
तो बेसिकली इस तरह से मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ ये ऐसा, क्योंकि बैंक स्टॉक्स अगर अपसाइड देखते हैं तो बैंक निफ्टी सीधी सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर 12 बैंक्स हैं, सिर्फ इसके अंदर सिर्फ 12 बैंक्स और कोई स्टॉक नहीं है। और मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इंडेक्स बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई लॉ पास करना पड़ेगा उससे इंडेक्स बनेगा। मैं भी अपना इंडेक्स बना सकता हूँ। मान लेते मैंने अपना अरब नाम से एक इंडेक्स बनाया और उसके अंदर मैंने 3 कंपनीज़ को रख दिया। मैंने कौन सी 3 कंपनीज रखी भाई, मैंने एक रखी रिलायंस, मान लेते एक टाटा, टाटा मतलब यहाँ पे TCS मीन कर रहा हूँ, टाटा रिलायंस रख दी, और मान लेते हैं एक रख दी भारती एयरटेल, क्योंकि मुझे पता है कि मान लेते हैं अगर भारती एयरटेल नहीं चल रहा है तो जियो चलेगा, जियो नहीं चल रहा तो एयरटेल चलेगा, और अगर टाटा वाले कुछ अपना नया बना देते हैं तो वो भी चल सकता है, VI तो चलेगा नहीं। तो बेसिकली इस तरह से मैंने अपना 3 स्टॉक्स का इंडेक्स बना दिया, तो ये भी एक इंडेक्स हो गया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडेक्स कोई भी बना सकता है, बट ये आपका NSE वालों ने बनाया है। ये NSE वाले मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाले, कि आपका एक तो होता है NSE, एक होता है BSE, यहीं पे आप जो है स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। अब इसके अंदर NSE भी ये हमने देख लिया पूरा। BFSI कुड पुश मार्केट हायर। BFSI बेसिकली एक ये टर्म है, इसके अंदर क्या है आपका, B मतलब बैंकिंग, FS मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड I मतलब इंश्योरेंस। बेसिकली अगर आप फाइनेंस सेक्टर बोलते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो BFSI सेक्टर होता है, और अगर आप किसी चीज़ को BFSI बोल रहे हैं तो वो फाइनेंस होता है। ये दोनों एक ही बात है। बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया और इंश्योरेंस। इसके अलावा फाइनेंस के अंदर क्या आएगा, कुछ नहीं आता। तो बेसिकली इस तरह से ये पूरा आपका फाइनेंस सेक्टर के लिए आपकी टर्म चलती है BFSI सेक्टर। जैसे आपने सुना होगा FMCG सेक्टर होता है। FMCG सेक्टर मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इस तरह से ऐसे सेक्टर होते हैं, ऐसी BFSI सेक्टर है आपका। तो ये बेसिकली फाइनेंस में कंप्लीट कर देता हूँ। फाइनेंस, ये फाइनेंस सेक्टर है आपका। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो इसकी जो कंपनीज हैं BFSI के अंदर, ये आपके बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली बैंकिंग स्टॉक्स, आपके इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह वगैरह। तो वो आपके जो है पुश मार्केट हायर। तो ये तो हमने देख ही लिया भाई कि अगर बैंक्स हायर चले जाएंगे तो फिर पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री हायर चली जाएगी। तो ये बहुत बेसिक बात है, तो ये हमने देख लिया पूरा। अब यहाँ पर जो है ये पूरा कवर्ड है आपका। अब इसमें बेसिक ये दोनों ही जो थे, इसके अंदर आपको मैंने बताया कि एक ही न्यूज़ थी कि बैंक स्टॉक्स ऊपर चले जाएंगे तो आपका मार्केट ऊपर चले जाएगा। यही पूरी न्यूज़ थी बेसिकली दोनों के अंदर। तो यहाँ पे यही थीम है कि आपका मार्केट्स क्लोज रहते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी कम न्यूज़ आती है आपकी। तो हमने देख लिया। अब आगे चलते तो आपका ये आपका स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पेजेस की हम कुछ न्यूज़ कवर कर लेते हैं। निफ्टी लाइकली टू टच 18,000 इन इमीडिएट टर्म। ये बहुत ही मतलब पॉजिटिव न्यूज़ है कि आपका निफ्टी अभी चल रहा है आपका 17,500 के आसपास। और अगर मैं आपको कुछ टाइम पहले की बात बताऊं तो 14,000 के आसपास चल रहा था। मतलब 14,000 के आसपास बहुत ज़्यादा स्टेबल था, कि मतलब ऐसा नहीं था कि 13,000 12,000 तक भी ड्रॉप कर रहा है। 40,000 तक अगर पहुंच जाता तो इससे ऊपर ही रहता था, यानी इससे नीचे ज़्यादा नहीं आता था। तो बेसिकली इस तरह से ये था पहले, और अब 17,500 के आसपास चल रहा है, और मतलब आप कह सकते हैं कि इसी के आसपास ये स्टेबल है, इससे नीचे तो जा ही नहीं रहा है। अगर आप निफ्टी का कुछ टाइम का ग्राफ निकाल के देखेंगे, मैं आपको एक नीचे लिंक दे दूँगा जिसके अंदर आप ट्रेडिंग व्यू, एक वेबसाइट होती है, वो बेसिकली वो आपके टेक्निकल एनालिस्ट वाले लोग यूज़ करते हैं। आपने वो जैसे मैं आपको एक इसके अंदर भी दिखाता हूँ, शायद फर्स्ट पेज के अंदर भी था, ये रहा। तो ऐसे जो चार्ट्स वगैरह होते हैं जिसके बेसिस पे आपकी ट्रेडिंग होती है, तो वो आपके ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है, वही मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। तो मैं आपको उसका एक लिंक दे दूँगा नीचे, आपको वेबसाइट से भी आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और आपको जो है निफ्टी का एक चार्ट भी मिल जाएगा। तो निफ्टी अभी न्यूज़ के अंदर क्या कह रहे हैं कि आपका 18,000 के आसपास पहुंच जाएगा आपके इमीडिएट टर्म के अंदर। इमीडिएट मतलब आपका नियर टर्म होता है। इमीडिएट का मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है आपका, इंस्टेंटेनियस। तो बेसिकली इस तरह से नियर टर्म के अंदर अंदर, यानी कि कुछ टाइम के अंदर अंदर ही 18,000 पहुंच जाएगा। अगर आप थोड़े एक कोरा पे एक आर्टिकल था मैंने पढ़ा था, उसके अंदर 18,200 की प्रेडिक्शन थी बाय फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर वो बोलना चाह रहे थे 18,200। वो बेसिकली प्रकाश माल्डे करके एक आपके सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, CFP का उन्होंने कोर्स किया हुआ है एक। तो वो आपके बेसिकली काफ़ी मतलब क्वालिफाइड है इसके अंदर, और वो ET वेल्थ के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं। ET वेल्थ बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स वालों की मैगजीन है, हम अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देते हैं वो। तो ये आपके बेसिकली इसके अंदर इन्होंने बताया था। अब ये हमने पूरा कवर कर लिया। इसके अंदर आपको और कुछ अगर जानना हो तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। टोल कलेक्शंस सोअर इन अगस्त टू 99 करोड़। ये बहुत ही बेसिक बात है कि आपका रोड के अंदर आपको पता ही टोल लगता है, सॉरी। तो टोल का कलेक्शन अगस्त के अंदर आपका 99 करोड़ पे बढ़ के चला गया। तो बहुत बेसिक बात है आपकी। इसके अंदर आपका यूज़ क्या आ सकता है, ये इन्होंने पूरा चार्ट दिया है पिछले 1 साल का,
कि अगस्त 20 से लेकर हर मंथ में कितना कितना आपका ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब आपका ई वे के थ्रू, यानी कि आपका जो फास्टैग वगैरह होता है उसके थ्रू आपका कितना कलेक्शन रहा, प्लस एवरेज डेली टोल कितना रहा। तो ये हमने देख सकते हैं एवरेज डेली टोल का मतलब, हाँ ये एवरेज डेली टोल। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपको एवरेज डेली टोल अगर आप पूरा चार्ट देखेंगे, पूरी जो फिगर्स है देखेंगे, तो अब जैन 2021 के अंदर, फेब 2021 के अंदर बहुत ही स्टीप इंक्रीज आया आपका 20,000 करोड़, 20 करोड़ के आसपास। तो ये आप देख सकते हैं इतना। अब यहाँ पर आप अगर कहीं पे कोड करते हैं इसको, अगर आपको रोडवेज के ऊपर या फिर अपनी इंडियन रोडवेज की क्या कंडीशन चल रही है, इसके ऊपर कुछ आर्टिकल वगैरह लिखना है कहीं पे, तो आप इस चीज़ को कोड कर सकते हैं कि इन द फर्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि फोर्थ क्वार्टर 2021 वी सॉ इंक्रीज इन आपका रोड का टोल कलेक्शन। इसके ऊपर आप ऐसे करके लिख सकते हैं यहाँ पर। और भी आप बाकी देखेंगे तो इसके अलावा कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं रहा है, यहाँ पे एक डिक्रीज़ ज़रूर था आपका मई 2021 के अंदर, पर इसका रीज़न सबको पता है कि आपका पैंडमिक का थर्ड वेव का एक जो एक इंक्लाइनेशन था उसके ऊपर आ सकती है थर्ड वेव, हिंट था बेसिकली, तो वो आपका इस वजह से था। तो बाकी आप देख सकते हैं कि स्टेबल रहा है आपका इसके बाद, जब 99 पे ये इंक्रीज़ हुआ था। अब 99 करोड़ के आसपास पहुंच गए। अब हमें कुछ टाइम के अंदर 100 करोड़ प्लस भी दिख सकता है। तो हमने जो है पूरा कवर कर लिया और दैट्स इट। अब इसके बाद जो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ आर्टिकल आगे का पढ़ते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ सकते हैं, उसके ऊपर आपको जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया था उसका आपको एक आंसर जो है मैं शेयर कर दूंगा बाद में कल। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए जो मैं आपको जिसके ऊपर न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपको जो है वो भी उसके अंदर मिल जाएगी। दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।